ने अपने सहृदय से इस वृद्धाश्रम को भेंट किया। वास्तव में सर ने बहुत सारे विद्यार्थियों को वहाँ पर शिक्षा दी, लेकिन वास्तविक रूप से जो आत्मिक रूप से जुड़ाव रहे वो काफ़ी लोग आना चाहते थे, कुछ लेकिन परिस्थितिवंश नहीं आ पाए और भविष्य में मिलेंगे। आगे मैं अमित जी यादव को निवेदन करना चाहूँगा कि मंच पर आए। परम पूजनीय जननी एवं जन्मभूमि को मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने राजस्थान के सैकड़ों परिवारों को रोशनी प्रदान की। पॉलिटिकल साइंस के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि सर मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर हूँ। आपने सुना होगा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर हूँ। मैं विशुद्ध रूप से एमएससी केमिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूँ और एमएससी में भी 72% के साथ मैं पास आउट था। और इससे पहले वाली भर्ती तक मैं केमिस्ट्री से लेक्चरर भर्ती की तैयारी करता था। थर्ड ग्रेड टीचर था मैं। थर्ड ग्रेड के बाद एमए का फॉर्म भर दिया और फर्स्ट ईयर में मैं 2 ही पेपर दिए मैंने, फिर पेपर ही नहीं दिए। ये अपने कोई मतलब नहीं इससे। फाइनल ईयर में एक साथी और था, उसने मेरे यार पेपर देने तो चलते ही हैं। मैं यार 2 तो पहले ही नहीं दिया, लेना देना तो है नहीं, बोलना पेपर देने चलते हैं। और मैं वो उस साल सारे पेपर दे आया और पास भी हो गया। हालांकि मुझे नहीं मालूम था पेपर दिए जब अरस्तु कौन है, प्लेटो कौन है। मैं ये सोचता था भारतीय चिंतन वाला जो पेपर था कि यार इसके नाम अपन जानते हैं, इसमें अपने अच्छे नंबर आएंगे और ये प्लेटो अरस्तु से लेना देना ही नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी परीक्षाएं और 1 वीक सीरीज का ऐसा धमाल था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में 80 नंबर आए मेरे, जिसमें मैं प्लेटो और अरस्तु का नाम ही नहीं जानता था। और भारतीय चिंतन में मुझे 36 नंबर प्राप्त हुए। उसके बाद एमए कर ली, छोड़ दी, कोई लेना देना नहीं था। अपने घर के जस्ट 5 किलोमीटर पे थर्ड ग्रेड में नौकरी कर रहे थे। जैसे भर्ती आई तो पॉलिटिकल साइंस में सीट ज्यादा थी, तो केमिस्ट्री का फॉर्म तो भरना था ही, कभी उससे तैयारी करते थे। और ये भी भर दिया कि लास्ट में देख लेंगे, पेपर तो देने चलेंगे। हमारे दूसरे साथी थे, सेकेंड ग्रेड टीचर थे, उन्होंने कहा कि 15 दिन इस शीतकालीन छुट्टियों में अपन जयपुर चलते हैं और मौज मस्ती करके आते हैं, पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग करें। मैं तो जानता कि वो भी साइंस का ही और मैं भी। बोले अपना तो केवल उद्देश्य है कि चले नहीं, मजे ले आएंगे। वहां जेसी जाकर सर के पास 7 दिन ही रहे और वहां से निर्णय लेके आ गए भाई अपने बस का बात नहीं। उसके बाद जैसे इस कार्यशाला का पता चला, हम यहाँ आए। सर मैं आज भी नहीं मानता कि मुझे पॉलिटिकल साइंस आता है, लेकिन जो चीज मुझे वहां से मिली वो थी आपकी उस ऊर्जावान स्थिति को देख के जो मोटिवेशन मिलना था, वो मोटिवेशन मैंने वहां से प्राप्त किया। और उस मोटिवेशन की बदौलत उस कार्यशाला के बाद हम गए, घर छोड़ दिया और जयपुर आके रहने लगे कि भाई अब 2 महीने या 2.5 महीने जो टाइम बच रहे ना, अब इसमें पढ़ेंगे चाहे हो या ना हो। फिर भी हमारे एक मित्र थे, वो आजकल तहसीलदार हैं, हमारी दोनों की बहस होती थी। वो हमेशा ये कहता था गलत डिसीजन है, केमिस्ट्री पढ़ ले, पिछली तैयारी है। मैं भाई अब तो देखो पढ़ेंगे ही, 15 दिन वहां दिए हैं तो यही पढ़ना है। और फर्स्ट पेपर के योगदान की वजह से सिलेक्शन भी हुआ। मुझे सर से सिर्फ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, इनको मैं सुबह 8 बजे से और 8 बजे शाम तक पढ़ाने के बाद रात तक 12 बजे भी उस परिसर में घूमते देखता था। वहां से एनर्जी मिलती थी और आज तक वो प्रेरणा के स्रोत है। मैं धौलपुर
चंबल के भियड़ों में पहली बार राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के रूप में पोस्टेड हुआ। 650 के नामांकन की विद्यालय में पहला व्याख्याता गया था। और धौलपुर काउंसलिंग में गए थे तो सभी लोग बहुत डरे डरे रहते हैं कि धौलपुर तो जाना ही नहीं, जान है तो जान है का नारा चलता था कि धौलपुर नहीं जाना है। उस धौलपुर के सबसे बैकवर्ड ब्लॉक राजाखेड़ा, और उसमें कहा जाता था सबसे बैकवर्ड गांव हथुआरी। और सर उस गांव में एक भी सरकारी सेवा में आदमी नहीं। ऐसे गांव में हम गए और वहां अगर आप पढ़ने पढ़ाने की बात करें तो बात यह होती, पढ़ के होता क्या, सारे यहीं तो घूम रहे हैं। वहां सबसे बड़ी बात थी कि विद्यार्थियों को तैयार किया जाए कि पढ़े। और जो सर से जो प्रेरणा मिली थी मोटिवेशन करने, उस मोटिवेशन करने की प्रेरणा का इस्तेमाल करते हुए वहां हमने जो सिस्टम चलाया। सर उस बैच पे, मेरे जो पहला बैच था उसमें 2 बच्चे आज राजस्थान पुलिस में लगे, पहली बार सरकारी सर्विस में। और सबसे बड़ी बात ये थी, जिस गांव में एक भी बच्चा सरकारी सेवा में नहीं था, हलवाइयों का गांव कहा जाता था, 10वीं पास करो और वो आगरा चले जाओ, ग्वालियर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ और हलवाई बन जाओ। उस गांव में एक बच्ची आज जो मेरी पहले बैच की स्टूडेंट थी वो IAS की तैयारी कर रही थी। जिस गांव में सर्विस नाम की चीज नहीं जानते थे, उस गांव में मैं IAS शब्द को पहचान दिला के आ गया। और ऐसी उम्मीद है कि वो बच्ची IAS बने, और ना भी बनी तो उस गांव में पढ़ाई के स्तर को वो बहुत आगे ले जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमारे सभी के जहन में ये रहता है कि सर ऐसी कौन सी एनर्जेटिक चीज़ खाते हैं जो वास्तव में इतने ऊर्जावान बने रहते हैं। मैं खुद भी पूछना चाहता हूँ, वो हमारे बहुत सारे साथी भी पूछना चाहेंगे आपसे कि वास्तव में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इतना एनर्जी बनाए रखती है। आप वर्तमान में SDM की पोस्ट पर हैं, लेकिन वर्तमान में देखते हैं कि इतने कार्यक्रम आप आयोजित करने के बाद भी आपके अंदर वो शिक्षा या एक शिक्षक की भूमिका हमेशा अदा रहती है। ये सवाल मैं इनके सामने छोड़ रहा हूँ। जब भी जैसे ही इनका नंबर आए तो मुझे ये सवाल का प्रत्युत्तर बताने की कोशिश करें, क्योंकि मैं कई बार इनके व्हाट्सएप, इसके अलावा टेलीग्राम, इसके अलावा यहाँ पर जूम मीटिंग का कई बार मैं अटेंड करता हूँ। इसके अलावा फेसबुक पर बहुत बार मैं लाइव देखता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि सर रात को 9-10 बजे अकेले ऑफिस में बैठे हैं और कैमरा लगा हुआ है, कोई किसी को नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं बच्चे बहुत सारे। तो ये बहुत सारी मैं कभी कभी सोचता हूँ सर से पूछूँ कौन सी चीज़ खाते हैं। आगे मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रेमराज जी भाटी जी को कि आकर अपने उद्बोधन में श्रद्धेय माता जी, श्रीमान दिनेश जी सर और बाहर से पधारे हुए सभी मेरे साथीगण, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से 2000 में MA किसने कर ली थी? 2004 में तो करी होगी। सर आप, मुझे पता है आपने तो बाद में करी है। आप में से कोई हो 2007 में? 2007 में भी कोई ऐसा नहीं है जिसने MA नहीं करी। 2004 में है। हाँ। तो मैंने 1999 में सर MA कर ली थी ब्यावर से। तो अब आप बताइए कि मेरी कहानी थोड़ी लंबी है कि नहीं है? मेरी कहानी लंबी है, बहुत सी दास्तान है। और मेरे ख्याल से जहाँ जो भी ये साथी आए हैं निश्चित रूप से उस परिस्थितियों से गुजरे हैं जो वास्तव में काफ़ी हृदय को छूने वाली है। माता जी को भी हमने सुना था और बहुत ही काफ़ी इनके मन में जो कुछ कर गुजरने की जो बात थी, वास्तव में आपके सुपुत्रों के प्रयासों से सफल हुई है।
मैं बात कर रहा हूँ 1999 मैंने एमए कर ली और 2000 में बीएड कर ली। मैं संक्षिप्त में ही बात बताऊंगा। उसके बाद ये गेहलोत साहब का कार्यकाल था, कोई नौकरियां नहीं थी, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, खेती थी, पानी बिल्कुल नहीं, लूनी नदी के किनारे रेगिस्तान में बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। सारे भाई खेतीबाड़ी में गुजारा ही चलाते थे और परिवार से मामा बुआ कहीं भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, वो आज तक भी नहीं है। मेरे पिताजी की एक तमन्ना थी कि ये मेरा बेटा है पढ़े। सर मैं जब 1994 में जब सीनियर करी तो मेरे से 4 बड़े भाई हैं, वो सब अलग अलग हो गए और मेरे पढ़ाने का जो जिम्मा था मेरे पिताजी ने कहा कि इसको तो पढ़ा। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं भी कुछ काम कर लूँ, ठीक है अब घर की स्थिति नहीं है कॉलेज में जाए, बाहर उनका खर्चा है। बड़े भाई साहब ने कहा तू पढ़ा। जैसे जैसे 1997 में बीए की, फिर प्राइवेट स्कूल थोड़ी सी ज्वाइन करी और एमए करी, बीएड करी, इधर उधर से लिखे। उसके बाद 2001 में मैं माताजी और पिताजी का आशीर्वाद लेकर ब्यावर आ गया। 500 रुपये एक मित्र से उधार लिए और एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन की। 5 महीने से नौकरी करी प्राइवेट और फिर खुद की स्कूल लगाई। काफ़ी मतलब संघर्ष किया और स्कूल भी आप सबके दुआओं से चल निकला। लेकिन मुझे नौकरी की कब याद आती कि जब कोई वैकेंसी निकलती थी। 2004 में 5 में फॉर्म भरा, लेकिन पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता था। गांव जाते तो नौकरी लगी कि नहीं लगी, प्राइवेट स्कूल चल रहा है तो भी उसमें लोग कोई रुचि नहीं लेते थे। मैंने कहा फिर ये सरकारी नौकरी तो जरूरी है, लेकिन फिर भी वक्त नहीं मिलता था। टाइम बीतता गया। 2008 में मैं अजमेर गया कोई कोचिंग में, वहाँ विनोद जी टेकचंदानी के वहाँ 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर वापस आ गया, नहीं गया। उसके बाद और 2005 में मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए करी, 1999 में हिस्ट्री से, और 2004 में पॉलिटिकल साइंस से एमए कर ली थी। लेकिन हमेशा मैं कंपटीशन की तैयारी हिस्ट्री से करता था। मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, क्योंकि पॉलिटिकल जब हमारे गुरुजी पढ़ाते थे तो भी मैं नींद ही लेता था। और सर के प्रथम जो वर्कशॉप थी उसमें तो आधा समय सर नींद में ही चला जाता था। और फिर समय बीतता गया। पिताजी की इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी लगे। एक बार मैं गांव गया तो पूछा कहाँ गए, भैसा, हम भैसा बोलते थे, कहाँ गए, कि वो आज बीज है जो रामदेव जी के वहाँ नारियल चढ़ाने गए और हर महीने चढ़ाते हैं। फिर पूछा भाई तेरी नौकरी नहीं लगी? तो मैंने कहा भैसा मेरी नौकरी लग गई और 20 लोगों को और नौकरी दे रखी है कि सरकारी। झूठ तो कैसे बोले। फिर मैंने सोच लिया कि इनकी इच्छा है कि सरकारी नौकरी। मैंने वापस प्रयास किए, 2012 से 3rd ग्रेड में लगा। लेकिन उस समय देखा था कि मेरे साथी 1st ग्रेड बन गए, डीपीसी से 2nd ग्रेड 1st ग्रेड तक चल गए, तो फिर थोड़ा रास्ता तो आगे तय करना था। फिर उस दौरान एक बार और आया था, उमेद सी सर कोचिंग चला रहे थे, उनसे मिला कि भाई देख तैयारी तो यहाँ रह के करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, टाइम तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार मेरे में ज्ञान भर दो। तो मैं फिर संयोग से 2015 में भर्ती निकली और अब तक मैं हिस्ट्री से ही देता रहा था। पॉलिटिकल में देता था तो किनारे अटकता था, किनारे पर। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसी चीज़, ये सिद्धांत ये पूछते हैं, ऐसे नाम जो ये 5-10 प्रश्न राइट हुए तो सिलेक्शन हो जाए। फिर मैंने कहा एक वर्कशॉप अटेंड कर ले, और एक नहीं फिर मैंने 2 अटेंड करी। और निश्चित रूप से सर आपका आशीर्वाद रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर ने जो चीज़ बताई थी 4800 ग्रेड एक टारगेट बता दिया था। तो पहले दिन ही जब सर ने ये कहा था तो सर मैंने आके रसोई में लिख दिया था 4800। तो श्रीमती जी आए, सामने लिखा हुआ स्टैंड के सामने 4800, ये क्या है? मैंने कहा ये 4800 ये 1st ग्रेड की है। सर आपके मोटिवेशन में राजनीति विज्ञान की जो गूढ़ बातें वो तो मेरे तक ही रखता था, जो कॉमन बातें होती थी राजनीति विज्ञान की कि इनके कहीं काम आए वो शेयर कर लेते थे, और 4800 का जो राज है वो उनको बता दिया। आप बीकॉम से थी, बीकॉम किया हुआ था और पढ़ाया, मतलब कि शादी के समय उन्होंने एक तरह से पढ़ाई छोड़ दी थी। बीकॉम भी फेल हो गए थे, कॉमर्स में फेल हो गए थे। शादी के बाद 2 साल बाद में मैंने वापस उनको बीकॉम करवाया, एमकॉम करवाया,
रुचि नहीं ली, क्योंकि वो कॉमर्स में बीएड होती नहीं थी, वो थर्ड ग्रेड की उस समय वो भर्ती नहीं हो रही थी, तो एमए हिंदी में करवाई। और सर आपके जो जो चीज़ें बताते थे, गुड बातें मैं रख लेता, कॉमन बातें उनको बताता, और आप जो मोटिवेशन देते थे उनको मोटिवेशन किया। और सर आपकी दुआओं से हम दोनों का एक ही भर्ती में सिलेक्शन हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप लोगों का बहुत ही सहयोग और प्रेम स्नेह बना रहा। और इस कार्यशाला की हमारी इच्छा थी, फिर भी काफ़ी समय लगा, इसके लिए सर हम क्षमा चाहते हैं। और अभी इलेक्शन की वजह से काफ़ी लोगों से, करीब 60 लोगों से संपर्क किया सर, 3 बार संपर्क किया, फ़ोन पर भी किया, फ़ोन पर 3 बार किया। इलेक्शन, एग्ज़ाम और कई सारी और भी परिस्थितियाँ नहीं आ पाए। और एक निवेदन रहेगा कि कभी इस तरह का समय और निकालेंगे, जो साथी नहीं आ पाए उनके लिए एक मौका और देंगे, उसमें पधारेंगे। इस पवित्र कार्य के लिए मैं 11,000 रुपये छोटी सी भेंट माता जी को भेंट करना चाहूँगा, और ये आप स्वीकार करेंगे तो इसमें मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय की काफ़ी समय बीत गया है, खाना भी शायद बन गया होगा, और साथी अभी तक बहुत बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रेमराज जी वाली। इन्होंने अपने जीवन की परिस्थितियों से आपको रूबरू करवाया, और वास्तव में इनकी जीवनी काफ़ी परिस्थितिजन्य रही, और वास्तव में हमें सीख मिलती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने कोई समझौता नहीं किया और आगे बढ़ते रहे। मैं आगे लक्ष्मण सिंह जी को बुलाना चाहूँगा। लक्ष्मण जी, सर अपने बारे में बताएंगे। सर को और माता जी को प्रणाम। मैं लक्ष्मण सिंह। सर से वैसे मैं कार्यशाला में तो नहीं मिला, मैं स्टार्टिंग में ही मिल गया था 2014 में। और दूसरा 2014 में जब इन्होंने स्टार्ट किया था उसी समय सर ने तभी मिल गया था मैं। और उसमें सर टेस्ट लिया करते थे कार्यशाला में, तो टेस्ट उस टेस्टों में मुझे आज भी याद है 40 में से मेरे 6 नंबर आए थे। 6 नंबर आए थे पॉलिटिकल साइंस में। और एक अलग अर्पण एक दोस्त था, मैंने कहा अलग अलग जी चलते हैं अपन तो, है ना, अपना यहाँ बस की बात है ही नहीं। और दूसरा मैंने एमए भी की थी, तो पैसे बचाने के लालच में एमए की थी। मतलब कहते हैं ना, वो कंसेक्शन मिलता था हमें मसूदा से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी थी है ना घर में। और अभी भी पापा मेहनत मजदूरी करते थे, तो 13 रुपये लगते थे अजमेर का टिकट, मसूदा से हूँ मैं। तो इस हिसाब से इत्तेफाक से एमए कर ली। और फर्स्ट ग्रेड तो सपने में भी नहीं सोचा था। थर्ड ग्रेड और पुलिस कांस्टेबल 2013 में हम रह गए थे, और 6 नंबर आए थे। तो मेरे को लगा भी था कि अपन तो इसके लायक तो है ही नहीं, अपन वैसे भी है ना थर्ड ग्रेड के लायक ही है या फिर कांस्टेबल के लायक ही है। फर्स्ट ग्रेड तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन धीरे धीरे है ना 2 महीने फीस भर दी, तो सर तो वापस देने वाले भी नहीं है ना। और फिर मजबूरी में कर लिया, 2 महीने निकाल लिए। और उसके बाद धीरे धीरे नहीं हुआ। 2014 वाली में एमए चल रही थी अफेयरिंग। उसके बाद जब दूसरी वैकेंसी आई थी, मैंने सर के नोट्स को बाइंडिंग करवा लिया था अच्छे से। और दूसरी वैकेंसी में मैंने कोई कार्यशाला वैसे किसी के ऊपर ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मुझे पता था सर की पढ़ाने की जो शैली थी उसको सारी मैं लिख लिया था। मैंने एक डायरी में रोज़ डेली की डेली लिखता था मैं कि सर किस तरह से पढ़ाते थे, कौन सा एग्जाम्पल देते थे उसको टोटल। और अलग अर्पण जो दोस्त था मेरा, उसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल था, मेरे पास तो नहीं था। वो सर की प्रत्येक बात को रिकॉर्ड करता था, मतलब पढ़ाना स्टार्ट करते थे फ़ोन जेब में डाल लेते थे। फिर हम धीरे धीरे रोक के सर के सारे नोट्स बना लिए थे। ऐसे व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है, इस तरह से। मेरे पास तो मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था, अभी जब नौकरी लगी उसके बाद ही लिया था मैंने मल्टीमीडिया मोबाइल। बाकी कीपैड वाला वो 1600 वाला होता वही था। ठीक है, तो ये मेरी कहानी। और दूसरा मैं और बताऊंगा आप 2 मिनट और कि सर मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो ऋषभदेव में हुई, ऋषभदेव ब्लॉक में। और गांव का नाम भी थोड़ा अजीब ही है, तो उस हिसाब से वो तो कोई नहीं, पादेड़ी गांव है ना।
तो उस हिसाब से ये देखो उस गांव में जब पोस्टिंग हुई मेरी, वहाँ क्या सारे जातियों के लोग बाग रहते हैं, और स्थिति ये थी कि 2 स्टार था स्कूल, और हमने जाते ही कमिटमेंट किया कि 5 स्टार हो जाएगा, 2 साल 3 साल रहेंगे तो, क्योंकि सर ने पहले ही ऐसी कूट कूट के मनसा भर रखी थी। पहले साल का जो रिजल्ट था वो ठीक रहा, क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं रहा, लेकिन 100% रहा मेरा पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि कंपटीशन के लैंग्वेज से पढ़ा था। सेकेंड साल का जो रिजल्ट रहा था वो तो तारीफ के काबिल ही था। प्रिंसिपल साहब भी देखने लगे कि आपने ऐसा क्या पढ़ाया। 98 नंबर पॉलिटिकल साइंस में, मेरे भी नहीं है 98, कभी कभी जीवन में ही नहीं है। 10वीं में बाई ग्रेस पास, 12वीं में 50%, ऐसा स्टूडेंट आपके सामने, और 98 नंबर। राहुल और हिमानी के 94, 98, और 10 बच्चे जो है 90+। और दूसरा राहुल का तो मैंने एडमिशन वहाँ जयपुर की एकेडमी में करवाया निःशुल्क, मतलब उसको आईएएस बना के ही निकालेंगे वो, और वो वास्तव में राहुल आईएएस के लायक भी है। एक एकेडमी चलती है, 90+ जिसके परसेंटेज बनते हैं उनको वो निःशुल्क पढ़ाते हैं सेंट विल्फर्ड कॉलेज में। तो मेरे 2 बच्चे जो है, 2 स्टूडेंट 94 परसेंटेज बने थे, और उदयपुर जिले के अंदर सेकंड टॉपर था, और वो 2 नंबर का क्वेश्चन भी पॉलिटिकल का ही गलत करके आया, और मैंने उसको बहुत डांटा था। वो अल्पसंख्यकों के लिए वो आया था, एक अल्पसंख्यकों के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन था, वो इत्तेफाक से लग के आ गया था उसमें, और उसके 94 नंबर आए थे, जबकि हिमानी के 98 आए थे। तो ये स्थिति थी। और अब मैं सर को जब वो बताऊंगा कि वो 2 साल बाद में आईएएस बन जाएगा राहुल, पक्का मुझे पूरा कॉन्फिडेंट वो बन जाएगा। मैं उनसे आंसर लिखवाता हूँ, तब ऐसे आंसर लिखता है वो कि मैं बताऊँ क्या बताऊँ, मेरे को भी नहीं आते। कभी कभी तो मैं उससे कंसल्ट करता हूँ कि राहुल ये बता तू चीज़, तो उसके माध्यम से मैंने भी वापस तैयारी शुरू कर दी। 2013 का मैंने मेंस दिया था, उस समय तो ऐसे ही नंबर आए थे, और 16 वाला तो मैं उदयपुर में प्री क्लियर नहीं कर पाया। इस बार वापस से तैयारी स्टार्ट की, लेकिन एक और गुजारिश है सर से कि हमारे प्रिंसिपल साहब आ जाए तो थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि ये पीओ वाला चार्ज बहुत ज़्यादा है। पीओ और पीओन का चार्ज एक ही होता है, क्योंकि सारा काम है ना, पीओ और पीओन एक ही होता है, आपको पता है। और दूसरा मेरा क्या शुरू से रहा, डोनेशन का मैं सार्वजनिक तो नहीं बताऊंगा, मैं दे दूंगा डोनेशन, क्योंकि मेरी शुरू से सिद्धांत है कि एक हाथ के से जो दे दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। वो स्थिति मेरी शुरू से रही है वहाँ पे भी, और मेरा ये हमेशा रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। राहुल और हिमानी का तो मैंने आपको ही एग्जाम्पल दिया, बाकी किसी स्कूल में मैंने जिक्र ही नहीं किया। जिस दिन वो आईएएस बन जाएंगे तब मैं कहूँगा मेरा स्टूडेंट है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत सब पधारे, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मण जी का बहुत बहुत संक्षिप्त में परिचय दिया, जीवन परिचय, कैसी कठिनाई भरी परिचय, बहुत। हाँ, आगे मैं बसंत जी जांगेड़ को बुलाना चाहूँगा। बसंत जी जांगेड़, वैसे लक्ष्मण जी पुलिस लाइन में रहते थे, तब मेरे से इनका परिचय हो चुका था, और ये काफ़ी पढ़ाई के प्रति बहुत ही जागृत थे। थैंक यू सर। फ्रॉम श्रद्धेय माता जी, फ्रॉम आदरणीय दिनेश जी सर, राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे हुए सभी प्राध्यापक गण, संभवतः मैं यहाँ पर सबसे कम उम्र में, और सॉरी पानी मिल सकता, सॉरी, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी जो है विद्वानों की को मैंने कभी संबोधित किया नहीं है सर। एक मिनट, आज मेरा पहला मौका है यहाँ पर जो मैं इतने सभी विद्वानों को जो है संबोधित कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हॉस्टल में रहते हैं, और सबसे लकी पर्सन, बीए की, बीएड किया, ऐसे जैसे सीढ़ी चढ़ाते हैं, बीच में कोई 1 साल का भी कोई गैप नहीं हुआ, 1 साल सिलेक्शन पे सिलेक्शन। मैं सर से 2010 से ही परिचित हूँ, इनके सानिध्य में रहा हूँ। जब सर जियालाल हॉस्टल में रहते थे और मैं भी वहाँ से बीएड कर रहा था, उस समय मैं जिस रूम में रहता था उसके सामने जो लोन था उसके जस्ट उस साइड में ही सर का कमरा था।
तो जब कभी, जैसे मेरी रात को जल्दी सोने की आदत है, कभी कभार रात को जब मेरी नींद खुलती थी तो मैं सर के रूम की तरफ मेरा जब ध्यान जाता था तो हमेशा लाइट जली हुई रहती थी। मेरे मन में बहुत सी बार ये सवाल आया कि मैं सर से पूछूं कि सर आप सोते ही नहीं हैं। तो एक दिन ऐसे ही सर बाहर टहल रहे थे तो मैंने सर से पूछ लिया, सर आप सोते ही नहीं हो? क्योंकि मैं जब भी आपके रूम की तरफ देखता हूँ आपकी लाइट हमेशा जली रहती है, आप पढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो सर ने जो जवाब दिया वो शायद उससे मेरी लाइफ ही बदल गई थी, क्योंकि ये उस समय की बात है जब मैं बीएड कर रहा था। सर ने मुझे कहा कि मुझे नींद आती नहीं है, मैं नींद लेता हूँ। और उस दिन से मैंने रात को पढ़ना शुरू किया, मैंने भी नींद को लेना शुरू किया, नींद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस पावन धरा के ऊपर इस मंच पे खड़ा होकर सर को संबोधित कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही गौरव का क्षण है और मैं हमेशा इसे जीवन में याद रखूंगा। सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपका सानिध्य हमेशा मेरे प्रति रहा है। मेरे भाई साहब यहीं बैठे हैं जिनको आप सभी वकील साहब के नाम से जानते हैं, मेरे भाई साहब हो, और इनका भी बड़ा सानिध्य रहा है। और सर के प्रति जो भाई साहब का रुझान ज़्यादा था, हालांकि मैं छोटा था इसलिए सर का विशेष स्नेह भी रहा मेरे ऊपर। तो सर ने जो कार्यशालाएं आयोजित की थी उससे पहले मैं 2012 में थर्ड ग्रेड की जो है जॉब मेरी लग गई थी, तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पे में 22 साल की उम्र में जो है मेरी नौकरी लग गई थी। और वो भी सर के ही मार्गदर्शन की वजह से हुआ, क्योंकि उस समय में पढ़ना भी जो है तैयारी करना नहीं जानता था कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। हम दोस्त आपस में कभी कभार बात करते थे कि मैं 2-3 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ, बहुत है। तो फिर मैं उनको सर का उदाहरण देता था कि हम तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, सर को देखो आप, वो हमेशा पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप मंजन भी कर रहे होते हैं तब भी आपके हाथ में, एक हाथ में मंजन एक हाथ में नोट्स होते थे। और इसी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं। ये सब आप ही की देन है। हमेशा से ही आपका स्नेह मेरे प्रति रहा है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आगे भी रहेगा। और एक बार मैं आप सभी को इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि मैंने हालांकि बहुत सी जगह बोला भी है, लेकिन मेरा इतना इत्तेफाक नहीं रहा है कि मैं ज़्यादा बोला हूँ। और इतने विद्वान जनों को तो मैंने कभी संबोधित भी नहीं किया है। स्कूल में छोटे मोटे फंक्शंस में हम बोलते हैं तो थोड़ा नर्वस तो हूँ, लेकिन फिर भी सर का इतना आशीर्वाद मेरे पर रहा है कि मेरे अंदर वो एबिलिटी भी आ गई कि जैसे मैं ऊपर चढ़ा था मैं नर्वस हो गया था, लेकिन जैसे सर की तरफ देखा मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। तो वैसे सर के बारे में बहुत सी बातें आप सभी ने बताई है और सर के जो टैलेंट है उसके बारे में तो हम सभी अभी जानने लगे, हालांकि मुझे भी पहले पता नहीं था। वाया मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं पता चला है और उसके बारे में शायद हम यहाँ पर उसकी एक झलक भी देखने को हमें मिलेगी। तो आप मल्टी टैलेंटेड है, आपके जैसा टैलेंट बहुत कम लोगों में मिलता है। और मेरा आपसे यही निवेदन है अंत में कि आप अपना सानिध्य मेरे प्रति और हम सभी के प्रति बनाए रखें। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को ये विराम देना चाहूँगा। अगर गलती से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इतनी बड़ी सभा को मैंने जो है कभी संबोधित किया नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिठू जी। वास्तव में सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आज भी वास्तव में हमारे जहन में घूमती है। सर हमेशा कहते थे कि जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हो या कहीं पर बैठे हो तो कोई आप किताब खोल के पढ़ रहे हो तो कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आप पढ़ते रहो, दुनिया की परवाह मत करो। और वास्तव में मैंने अपने जीवन में मैं अपने 3-4 साल से ट्रेवलिंग करता हूँ 40 किलोमीटर, मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आता जाता हूँ। मैंने टैब ले लिया, उसमें अंदर बहुत सारी किताबें होती है। लोग मुझे बोलते हैं लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ, उनका यूटिलाइज करता हूँ। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप स्कूल में इतना ऑनलाइन रहते हो, मल्टीमीडिया में या सोशल मीडिया पर रहते हो, तो आपको समय कैसे मिल जाता है? आप स्कूल में पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो? आप सिर्फ दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक इस पर चलते रहते हो। मैंने कहा मैं आते जाते ही ये सारा काम कर लेता हूँ। और ये सर
ये चीज़ें मैंने सर से सीखी है वास्तव में। मैं आगे मिट्टू सिंह जी से बुलाना चाहूँगा जो वर्तमान में हमारे HM के पद पर हैं। ताली बजाओ मिट्टू जी के। बहुत बहुत इस पावन धरा पर सर्वप्रथम माता जी को प्रणाम और SDM साहब श्रीमान जी दिनेश्वर जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। साथ में सामने विराजमान सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मिट्टू सिंह रावत है, राजसमंद जिले से हूँ। भीम ब्लॉक में गांव है एक दिवेर, नाम सुना होगा, उसके पास में ही है छापली, वहाँ का हूँ। और अभी पोस्टिंग भीम के पास में ही है, भीलवाड़ा बॉर्डर पर है, संपत जी के पास में है। मैं शुरुआत कहाँ से करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले थोड़ा सा मेरा ही बता देता हूँ। 2012 में 3rd ग्रेड पोस्टेड, 2014 में 2nd ग्रेड पोस्टेड, उसके बाद RS मेंस के एग्ज़ाम भी और इधर कार्यशाला भी। दोनों में से एक चूज़ करना था। RS मैंने का लंबा सफ़र है तो कार्यशाला ज्वाइन की अजमेर, और क्योंकि BSc से था और जाते ही सर से सवाल कर दिया था कि सर 0 हूँ, तो उन्होंने बता दिया कि अब 0 से स्टार्ट करेंगे। और हकीकत है 0 से ही इन्होंने स्टार्ट किया था। मैं 1% भी पॉलिटिकल साइंस की चीज़ नहीं समझ पाता था। 15 दिन में अच्छी खासी चीज़ें सीख के गया। तैयारी भी उसके बाद शायद एग्ज़ाम डेट खिसक गई थी, तो बीच में गर्मियों का टाइम मिला, जयपुर चला गया मैं समय का सदुपयोग करने के लिए। कहीं एकांत में रह के पढ़ेंगे, वहाँ तैयारी करी। पेपर भी अच्छा ही गया क्योंकि बेसिकली साइंस से था और पॉलिटिकल साइंस पहली बार पढ़ रहा था। 1 वीक सीरीज वाले स्टूडेंट हैं हम, तो अच्छी तैयारी करी। 265 नंबर उस सेकंड पेपर में आए थे, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फोकस इस पे किया तो पहला पेपर नहीं कर पाया ढंग से। और जब रिजल्ट आया तो रोज़ ग्रुप में चलता था मेरिट, मैंने 336 पता नहीं भगवान ने भी सुन ली, वो मेरिट ही 336 चली गई और या 2.5 नंबर से रह गए। उसके बाद फिर आंसर की आपत्तियाँ लगी। मैं रामदेव जी और एक और सर के साथ में हम कोर्ट भी गए, लेकिन फिर रिजल्ट रिवाइज हुआ, मेरिट कम आई तो अपने भी घट गए। हाँ मैं पता था। और उसके बाद सर हो गया काम तमाम, फिर रह गया और वो साथी दोस्त थे उनका हो गया, फिर हताश नहीं हो। ऐसे ही समय गुजरता गया। इस दरमियान स्कूल में सर जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ वहीं पे मैं पहले 2nd ग्रेड भी था। वहाँ एक यादव सर थे जो अभी PO है, प्रिंसिपल है सर के उधर ब्लॉक में है कोटपुतली। उन्होंने जिस दिन आपकी पोस्टिंग हुई थी जून और जुलाई के आसपास 17 में, उनका ही उस समय प्रमोशन हुआ था। जिस दिन वो रवाना हो रहे थे उसी दिन एक ही वर्ड कहा था, हम जा रहे हैं सीटें खाली करके, तैयारी शुरू कर देना। और मैंने भी उसी दिन गांठ मान ली, मैंने कहा तैयारी शुरू कर दो। विज्ञप्ति 18 में आई थी, पहले ही शुरू कर दी थी, लगभग 5-6 महीने हो गए थे, विज्ञप्ति भी आ गई और तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू करने के लिए गर्मियों का 40 दिन का समय मिला। मैंने कहीं ढंग से देख लेते हैं, सिलेबस देखा तो मैंने किसको तो निकाल सकते हैं। और मैं चला गया जयपुर, देख लिया थोड़ा बहुत वहाँ। उसके बाद 2 जुलाई को ही अपने 2 जुलाई 2018 को स्कूल खुले थे, संडे था शायद 1 तारीख को। और उस दिन देखिए कि मतलब बड़ी विचित्र घटना घटित हुई, जैसे ईश्वर जी कह रहे थे। मैं जयपुर से उसी दिन सुबह पहुंचा और उसी दिन दुग्ध वितरण योजना जो अपने शुरू हुई थी, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट की, सीधा स्कूल पहुंचा मैं। बच्चे वगैरह सब ब्यावर ही थे, ससुराल ब्यावर है। तो मैंने कैसा करना, तुम बच्चे सो रहे हैं आराम से आ जाना, भीम आ जाना, मैं तो स्कूल से आ जाऊँगा, फिर गाँव चलेंगे। उस समय उस दरमियान बीच में पिताजी को ब्लड कैंसर हो गया। किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे, फिर भी हो गया उनको। और काफ़ी एलोपैथी जो भी इलाज था सारे लिए, आयुर्वेद भी लिए। डॉक्टर ने तो इतना तक कह दिया था कि इनका 15 दिन ही रहेंगे, इतना कह दिया। उस ऐसी स्थिति में मैं जयपुर गया था, तो घर वालों का मैंने कहा कुछ नहीं होगा। उस समय मैंने थोड़ा आयुर्वेद का सहारा लिया था भीलवाड़ा से। तो रेगुलर मैं उससे पहले जाता था, जब जयपुर नहीं गया उससे पहले
घर वालों को संभला के चला गया, एक जना को जगह बता दी मैंने यहाँ से लानी है, 15 दिन के बाद दवाई वो शुरू रहा। यानी कि वो 2 जुलाई 2018 तक 1.5 साल जी गए थे आयुर्वेद से। और जब मैं जयपुर गया तब उन्होंने कहा था यार फिर तबीयत नरम ही रहती है, जो पर तू तैयारी करने जा, तेरा हो जाएगा और मैं देखना चाहता हूँ। मैं चला गया। 2 जुलाई को जिस दिन मैं आया स्कूल पहुँच गया, दूध वितरण योजना में थोड़े बहुत जनप्रतिनिधि थे और कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच घर से फ़ोन आ गया कि पापा की डेथ हो गई। मतलब मैं जयपुर से यहाँ गया लेकिन मैं घर नहीं पहुँचा क्योंकि एक दिन पहले मैं ससुराल रुका। उसके बाद बच्चे भी उन्होंने जब भी जिद करी कि हम पहले जाना चाहते हैं, पिताजी से मिलना चाहते हैं। अब क्या पता वो भगवान नहीं मिलाना चाह रहा था क्या, जो भी है हमारे साथ घटना घटी, बहुत बुरी घटी। अब वो हो गया इधर पीक पॉइंट एग्जाम का। कभी भी एग्जाम मतलब डेट खिसकूँ नहीं खिसके, ऐसे चल रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे लड़के। मैं वहाँ से घर गया और उसके बाद 15, 20, 18 तारीख तक मैं घर पे रहा, छुट्टियाँ ले ली, घर पे था। स्कूल ज्वाइन करा वापस 18 जुलाई को। तो स्टाफ वालों ने कहा तू मत रुक, यहाँ पे घर पे रहोगे तो भी, क्योंकि अपने यहाँ परंपरा है 6, 7, 10 मिनट तक आते रहेंगे, तेरा ध्यान बिल्कुल भटकेगा। यहाँ तक कि जब पापा के 12 दिन भी नहीं हुए थे तब भी लोगों ने ये कहा था तू कमरे में चला जा, हम बैठे हैं। घर वालों ने कहा तू 2 घंटे कम से कम, तेरा रिदम टूट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं रात को पढ़ता था। फिर मैं जुलाई वापस चला गया, छुट्टियाँ ली, रेगुलर फिर 2 महीने में जयपुर ही रहा। और भगवान की दुआ से जब रिजल्ट आया, डबल में भी हो गया और सिंगल में ईश्वर जी के साथ मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और पापा को यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि थी। जिस दिन मैंने रिजल्ट आया था, सॉरी रिजल्ट क्या, एग्जाम हुआ था, एग्जाम हॉल के बाद निकलते ही मैंने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया था, मैंने पापा आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। यानी मुझे कॉन्फिडेंस था। और साथ ही उस समय भी मेडिकल दौर बहुत चला और जो बातें थे उसके आसपास में आके मेरिट वहीं टूटी। अब मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे मुझे सौभाग्य मिला है 3 मार्च 2020 को एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट वहाँ सर ही रहे हैं। और इनके बाद बहुत सारे वहाँ विकास कार्य हुए हैं। और सर दूसरी चीज़ भी है, सिफारिशें भी बहुत आती है सर के नाम से आसपास में। और अब बताऊँ मैं सर के बारे में। सर 2015 सर टोटगढ़ 2015 में आप पदस्थापित हुए थे टोटगढ़, हम आगे मिल गए वहाँ पे। और इन्होंने वहाँ पे इसी तरह के निःशुल्क अपना टावर योजना एक शुरू करी थी। और अपना टावर योजना में आसपास के जो लड़के थे उनमें रुझान जगाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। ज़्यादा नहीं रह पाए थे वहाँ पे। इन्होंने बहुत विकट परिस्थितियाँ भी देखी, कहीं टेंट जला दिए किसी ने क्या कर दिया वहाँ पे। उसके बावजूद भी मैं बताना चाहूँगा सर, उस कार्यशाला से 4 तो HM बने और 2 लेक्चरर हैं। बाकी अदर सर्विस की 2, 4, 5 तो मुझे मालूम है, बाकी क्या हुआ इसका पता नहीं। लेकिन कुल मिला के इन्होंने कम समय में जो भी वह कार्यक्रम चलाया उसका प्रतिफल जरूर मिला है। इसके बाद सर का ट्रांसफर ब्यावर हो गया, फिर रूपनगढ़, फिर आसिन गए। आसिन में मुझे जहाँ तक जानकारी फ़ोन कॉल पे कुछ ऐसी व्यवस्था शुरू की थी आपने विद्यार्थियों के बारे में, वहाँ से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद आपका राजमंद आना हुआ है और राजमंद की धरती हमारे धन्य हो गई आपके आने से। और आपको भी अच्छा रास आ रहा सर, क्योंकि लोग बहुत सीधे हैं, मेवाड़ है, बिल्कुल सम्माननीय। आपको पूरा जितना सम्मान किसी को मिलना चाहिए बिल्कुल मिल रहा है, आप उसके लायक भी हैं। वहाँ आने के बाद अभी मेवाड़ यानी उदयपुर संभाग में जो RS सेलेक्टेड हुए थे मेंस में और जिनका इंटरव्यू होना था, 65 लड़कों को आपने वहाँ पे इंटरव्यू आयोजित की, मॉक इंटरव्यू। और बहुत बड़ा फक्र है हमें कि उसमें से 32 जने सेलेक्ट हुए हैं। उसी की बदौलत आपकी बहुत अच्छी नज़दीकियाँ बहुत अच्छे नेताओं के साथ भी रही हैं। ऑफिसर्स तो होना ही है वहाँ तक। तो मैं भगवान से दुआएं करूँगा कि आप, और अभी खुशखबरी ये भी है कि आपका ADM बहुत जल्दी अभी कहीं पदस्थापित होने वाले हैं आप। और उत्तर आप प्रगति करें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। आपकी माताजी को भी भगवान दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे। बहुत संघर्ष में आपका जीवन बीता है और अब क्योंकि आप सक्षम हो गए हैं तो हमारी भी अपेक्षा रहेगी कि समाज के प्रति जिस प्रकार का आपका भी रुझान है और जिस प्रकार आपकी सोच है ये बरकरार बनी रहे, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे ही आपके जैसे हीरे और समाज से निकल सके। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे याद है आज भी, वृद्धाश्रम के बारे में जब मैं वहाँ गया था अजमेर, तो कुछ चीज़ जो मैं आज लाना चाह रहा था सर,
क्षमा चाहूँगा। किसी व्यस्तता तो थी होती है, जैसे लक्ष्मण ने बताया थे पियोन स्थिति मेरे भी वही है, और अभी IPR APR में उलझे हुए थे, तो और फिर ब्लॉक की जिम्मेदारी भी दे रखी थी, एक रोज के 50-100 कॉल संभालना सर, और वो भी ज्ञानी लोगों को टैकल करना बहुत मुश्किल काम होता है। उस समय में समय भी नहीं निकाल पाया, और जो चीज़ मैं यहाँ लाना चाह रहा था, क्योंकि वैसी व्यवस्था मैंने स्कूल में भी करी है, वो मुझे अच्छा लगा। परमानेंट की समस्या है तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे कि मुझे वो करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं ला पाया। क्षमा चाहूँगा, नेक्स्ट बार जब भी आऊँगा वो वस्तु साथ में लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टी सुन जी। अब मैं दलपत सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, जो आजा बलोच से। आगे रतन सिंह जी, नरेश जी जांगीर। माता जी को मेरा प्रणाम और सर को जय हिंद, बाकी सबको वंदे मातरम। मैं एक छोटे से गांव भीम के पास में है, पैराडोल का रहने वाला हूं, और मेरा पूरा परिवार सैनिक परिवार से है। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, हम 3 भाई हैं, तीनों सेना में ही हैं। उसमें से हम 2 रिटायरमेंट हो चुके हैं और एक ऑलरेडी अभी कंटिन्यू सर्विस कर ही रहा है। मैं रिटायरमेंट 2013 में हुआ था, 96 में लग गया था, और 2013 में रिटायरमेंट हुआ। 2013 में रिटायरमेंट होने के बाद बीएड उसी से मैं कर लिया था, नशीराबाद पोस्टिंग थी लास्ट मेरी, तो वहाँ से बीएड कर लिया। कंटिन्यू रीसेटलमेंट कोर्स होता है हमारा आर्मी का, तो वहाँ से करने के बाद पहली बार सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया था मेरा। उसके बाद सर से मुलाकात हुई पहली बार, जो 3 महीने वाला कोर्स किया था हम सर के साथ। तब मुझे पॉलिटिकल के बारे में कुछ पता नहीं था, हम 1 वीक सीरीज से पढ़े हुए हैं, और 11th पास करके मैं चला गया था। 11th के बाद सारी क्वालिफिकेशन मेरी आर्मी में हुई, और सबको पता है 99 में कारगिल वार हुआ था, उस समय मैं वहीं पोस्टेड था, और फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी, और शादी करके ही गया था। 2 मई को मेरी शादी थी, और 22 मई को छुट्टी काट के गया था, और 25 मई से युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो उसके दौरान पढ़ाई का तो मतलब ही नहीं होता है, जहाँ लाइट जलती है वहीं फायरिंग आता है। तो आर्मी में 3 साल तो मेरा ऐसे ही गया। उसके बाद मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले कोई पढ़ाई नहीं किया था। और मिसेज टीचर, मतलब वो बीएड कर रही थी, तो उसके हिसाब से उसने मेरे को मोटिवेट किया कि आप पढ़ो, और फौजियों को कोटा मिलता है और जल्दी नौकरी लग जाओगे। तो उसकी वजह से मैं पढ़ा, जो कुछ हूँ, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो उनकी वजह से, बाकी मेरी माता जी की वजह से। तो सर से मुलाकात होने के बाद मुझे पता चला कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। बाकी हम तो कहाँ बॉर्डर पे रहते थे, उन लोगों के साथ जो कहते थे मच्छरदानी लगा दो, गोली कैसे आएगी, जब मच्छर नहीं आ सकता तो गोली कैसे आएगी, उन लोगों के साथ रह के। और आर्मी की डेफिनेशन भी यही है, आबादी से दूर बर्बादी के नज़दीक फौजी वहीं रहता है, और वहाँ लाइट ऑथराइज नहीं होती है, लाइट जलाती तो गोली आती है। उस दौरान मैं पढ़ाई किया, और उस समय लोगों ने कमेंट्स भी करते थे मेरे पास कि भाई जब पढ़ने का समय था तो स्कूल के पीछे था तू, और अभी यहाँ पढ़ रहा है। मगर उसको इग्नोर करते हुए अच्छे लोग भी होते हैं, वो मोटिवेट करते हैं कि नहीं पढ़, कुछ तो होगा तेरा। तो पढ़ने के बाद सर से कांटेक्ट 2013 में 3 महीने का 2014 में सर से कांटेक्ट हुआ। सर से मैंने बोला भी था कि मैं तैयारी करूँ कि नहीं करूँ, तो सर ने बोला नहीं एक्स फौजी है तो तू कर, तेरा तो हो जाएगा। लेकिन लेक्चरर में तो नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में हुआ, कहीं भी हुआ लेकिन हो गया। और सेकंड ग्रेड में इंग्लिश से हूँ, और इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटिकल आई जाती है मेरे से। तो सर से पढ़ा हुआ हो ना तो कुछ तो आएगा ही। तो बच्चे इतने प्रभावित रहते हैं। मेरे रिटायरमेंट के बाद आने के बाद मैं 2014 में लग गया। 2014 के बाद आज तक मैंने 10 फौजी बना दी है, मेरे क्षेत्र के 10 फौजी बना दी है। और इस वाली जुलाई में जो भर्ती हुई थी उसमें 5 सेलेक्टेड है मेडिकल के लिए, और अभी एग्ज़ाम बाकी है उनका, तो शायद उनमें भी ज़्यादातर हो जाएंगे। तो मैं मेरे सेक्टर में जहाँ कोशिश होती है, हमारे क्षेत्र में कम पढ़ते लोग, जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे कम पढ़ते लोग, और ज़्यादातर फैक्ट्रियों मेरे ऐसे जाना पसंद करते हैं। तो वहाँ मोटिवेट करके उनको फौजी बनाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी, लेकिन मैं कोशिश किया, उनको मोटिवेट किया। और डिसिप्लिन के मामले में, प्रार्थना में, मेरे खुद का टाइमिंग रहता है स्कूल का 5 मिनट पहले, तो 5 मिनट पहले, और स्कूल छूट घंटी बजने के 2 मिनट बाद तो 2 मिनट बाद, यही सिस्टम रहता है मेरा आज तक। मैं किसी को वो नहीं करता कि भाई आप भी आओ,
वो नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं रहता है, किसने सेंड कर दिया, किसने नहीं किया, नहीं रहता है। मैं मेरा कहता हूँ कि मैं टाइम से जाता हूँ, टाइम से आता हूँ। नियम वही फौजी वाले रहते हैं, कोई गुंजाइश नहीं, और टाइम से चलते हैं। तो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। फौज में भी बोलते ना एनर्जी, इतनी एनर्जी नहीं है जितनी सर में है, मतलब फौजी आदमी भी नहीं होती है। मेरे से भी आगे थे सर, मतलब इतनी एनर्जी होती है। हम तो ड्यूटी देते हैं 8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, सर तो 12 घंटे से भी ज़्यादा चलते थे। तो सर के बारे में वैसे मैं क्या कहूँ, आप सबको पता है और पूरे राजस्थान को पता है कि सर कैसे है। तो मैं यही चाहूँगा कि सर आगे भी ऐसे रहे, और माता जी का जोश देख के मन में ऐसा लगता है कि भाई कुछ करना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मेरे लायक जो होगा हम मिसेस के साथ आएंगे। सर ने एक कंप्लेन किया कि अकेला आया, गलत किया, तो हम नेक्स्ट बार जब भी आएंगे और जल्दी आएंगे और मिसेस के साथ आएंगे और कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। और मेरी तरफ से सबको धन्यवाद, मेरे को यहाँ बोलने का मौका दिया। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। रतन सिंह जी। सर्वप्रथम माता जी के चरणों में नमन। आदरणीय सर, मैं एज ए कॉन्स्टेबल राजस्थान पुलिस अजमेर में पदस्थापित था, और मेरे गांव के रामेश्वर सिंह जी जानते होंगे टॉटगढ़ के, और एक सुरेश कुमार प्रजापति, तो वो सर के साथ हॉस्टल में रहते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार सर की वर्कशॉप अटेंड करें। तो मैंने उनके कहने पर सर की वर्कशॉप अटेंड की, और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि राजनीति विज्ञान क्या है। और उससे पहले मैंने 2010 में आरएस का बेसिकली मैं आरएस की तैयारी कर रहा था। आरएस की मैंने कोचिंग भी ली। 2010 का जब मैंने पेपर दिया, उसमें ये उस समय ऑप्शनल एग्जाम भी होते थे। ऑप्शनल का पेपर मेरे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि क्या है राजनीति विज्ञान, मेरे समझ में ही नहीं आया। मतलब उसमें जो प्रश्न थे ना, उनको समझ ही नहीं पाया कि क्या है प्रश्न। तो उसके बाद मैंने राजनीति विज्ञान से तैयारी छोड़ दी। इंग्लिश में एमए किया, इंग्लिश से तैयारी की, इंग्लिश में मेरा अच्छा स्कोर रहा, लेकिन उसके बाद भी मुझे मन में एक था कि मुझे राजनीति विज्ञान में कुछ करना है। राजनीति विज्ञान से ही तो फिर मैंने तैयारी शुरू की वापस, और सर से मोटिवेशन मिला। और उस समय मेरा आरएस में प्री भी क्लियर हो गया था, और मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। लेकिन सर की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद सर ने ये सलाह दी थी उस समय कि आप उसको छोड़ो, उसमें जो ग्रेड पे जो है 4800 ग्रेड पे आपको यही मिलेगी। आप एसडीएम इस टाइम में यदि आप करते हो तो आप एसडीएम नहीं बन पाओगे, आरपीएस नहीं बन पाओगे, लेखाधिकारी नहीं बन पाओगे। तो आपको 4800 पे ग्रेड पे फोकस करना है। और मैंने उसी पे फोकस किया, और मैं उस भर्ती में चयनित हुआ। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे सभी विद्वान साथी जो राजस्थान के डिफरेंट रीजन से पधारे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और जो दान वाली बात है, उसमें लक्ष्मण जी के साथ मैं भी सहमत हूँ, और उसी प्रकार मैं भी दान करूँगा। अब मैं इस मंच पर नरेश जी जांगेड़ी को बुलाना चाहूँगा। नरेश जी, इसके आगे तैयार रहें। अजय सिंह जी। परम सत्य माता जी, श्रीमान दिनेश जी सर और सभी गुरुजन, मैं नरेश जांगेड़ पुष्कर के पास एक छोटा सा गांव है पिछोलिया, वहाँ का रहने वाला हूँ, और अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संविदा व फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत। सर की दूसरी कार्यशाला मैंने ली थी, राजनीति विज्ञान मैंने वहीं से पढ़ना सीखा था, और प्रयास करता हूँ कि 15 वाली भर्ती में भी मेरा नहीं हुआ और 18 वाली भर्ती में भी मेरा नहीं हुआ, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अगली भर्ती में मैं निश्चित रूप से व्याख्याता के पद पर पदस्थापित हो जाऊँगा। और सर के बारे में तो बोलना मेरे लिए अनुचित होगा, क्योंकि सर खुद अपने आप में इतने सक्षम है कि मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी स्वयं जानते हैं, सभी गुरुजन हैं
सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और सर से और माता जी से निवेदन है कि मुझ पर आशीर्वाद और आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं अजय सिंह जी, संपत जी। मैं सोच रहा था कि संपत जी को सबसे लास्ट में लूं, लेकिन लास्ट में ही है ना। और अजय। परम श्रद्धेय माता जी को मेरा नमन। आदरणीय सर, विद्वान साथी। सर, वैसे तो मैं इस सर्विस के अंदर 2004 की आरपीएससी जो 2005 में पोस्टिंग हुई उसमें सिलेक्ट हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप रहा 2005 से 2015। थर्ड ग्रेड वर्क कर रहा था। भाई हरीश जी और शेर सिंह जी और भाटी जी की ब्यावर की तरफ से एक मैसेज आया कि भाई सर एक कार्यशाला आयोजन कर रहे हैं, और मैं उस कार्यशाला के जो आपके मैसेज थे, मतलब इतने आपने उनमें लिखा था कि आपके सफलता की गारंटी है और सुनियोजित तरीके से, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आपकी कार्यशाला एज देखने के लिए आया था कि भाई कार्यशाला क्या है। मैं पहली बार जब कार्यशाला में आया तो इन्हें का मतलब वही 1 वीक सीरीज से पास हुए, वो कार्यशाला बिल्कुल ऊपर से निकल गई है। कुछ भी समझ में नहीं आया। जॉन रॉल्स में क्या फॉर्स लॉक रूसो। फिर वापस ट्रैक में आने के लिए मैं सेकंड कार्यशाला में वापस आया कि भाई इस कार्यशाला को मैं लूँ। मैंने किया, लेकिन फर्स्ट जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बड़ा वही 1.5 नंबर वाली बात हो कि जी के 2.5 नंबर कम थे और मेरे 1.5 नंबर कम रह गए। मैं इतना चिंतित भी हो गया कि मेरा कुछ भी नहीं हो सका। कोई बात नहीं, लेकिन देखो मेरा सौभाग्य था उस दरमियान कि सर जुलाई 18 के अंदर आप पधार के थे आसिन, और 31 जुलाई 18 को वो रिजल्ट रिवाइज हुआ और रिजल्ट आया था। हालांकि उस दिन मेरे को पता भी नहीं था रिजल्ट आ गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मेरे कोई टेंशन भी नहीं थी कि भाई रिजल्ट देखना ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि मिनट तो और गई थी। सर मेरे को 10 दिन बाद में पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। जो आरपीएससी से फोन आता है कि आपने तो अपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं कराए। तो मैं क्या किस बात के सबमिट करूँ? कहने नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया कि आपको पता नहीं, रोल नंबर ही गायब। पता ही नहीं था, फिर नर्वस हो गए थे कि सर की इतनी वो आया। फिर मैंने सर को फ़ोन किया कि सर क्या करें, तो सर ने कहा कि नहीं आप जाइए, आरपीएससी आपके फॉर्म लेती है, और नहीं तो मेरी बात करा दीजिए वहाँ जाके। मैं वहाँ गया, फॉर्म जमा कराए, और मेरा उस दरमियान इतना सौभाग्य रहा कि साहब मैं मन में सोचता था कि सर कभी सोचता था कि सर आसीन आएंगे, कभी आसीन आएंगे। तो वास्तव में सर मेरा जब सिलेक्शन हुआ सर आसीन थे। मैं उसी दिन भाई हरीश जी और 2-3 साथियों को अजमेर जाके आके सबसे पहले सर के चरणों में वहाँ कार्यालय में जाके नमन हुआ। और मैं और खुशकिस्मत हूँ कि मेरे निवेदन से साहब एक मीठालाल जी गन्ना के साहब के प्रोग्राम से मेरे गांव कटार पधारे, और भाई हरीश बैठा है और हमारे और घर पे सर के चरण स्पर्श हुए। मैं धन्य हुआ कि आप मेरे घर पर पधारे। और सर आपकी 2015 से 2021 वास्तव में हम सिलेक्शन होने के बाद में आपके बताया कि हम मेक्याली के मानव बन गए थे। चाहते तो सब थे, लेकिन सर से निवेदन करूं हमें रूसों के भोले भाले मानव समझकर माफ कर देना कि वो दिन आ जाए। सब सोच रहे थे, लेकिन भाई राजेश जी और भाटी जी ने थोड़ी वो क्या ना कि ब्याह के गीत में उगेर दिया इन्होंने। भाई शुरुआत कर दीजिए भाटी जी और राजेश जी ने स्पेशल, फिर मैं भी उनके साथ में तुरंत लग गया कि मैं मेरी भी भूमिका में रहा। तो सर आपके आशीर्वाद से मैं आज उसमें रिवाइज में हो गया हूँ, और थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद संपत जी। सर एक मिनट मैं
जो बात मूल कहना चाहता था कि देखो अपन सब राजनीति विज्ञान को सर को पढ़ा ना कि परंपरागत अध्ययन क्या होता है कि भाई लोकसभा राज्यसभा का अध्ययन करते तो भाई संस्थाओं का अध्ययन नहीं करके सर ने बताया आधुनिक में उसका करो। तो अपने यहाँ एक शख्सियत भी बैठी है जो वास्तव में पहले राजनीति विज्ञान के उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वास्तव में वो सरपंच साहब जाके बन गए और अगले एमएलए बनेंगे आसीन के। भाई हरीश जी को मैं कहूँ कि आपकी वो पढ़ाई की देन है कि हम तो बने इस प्रशासनिक में और आप उसमें राजनीति में, आपकी वो दोनों कार्यशालाएं सीख कर वो सरपंच बन के कटार के हैं। तो ये व्यवहार अध्ययन किया है, व्यवहारिक रूप से भाई हरीश जी ने उसका अध्ययन किया है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जब सर की कार्यशाला आयोजित हुई थी उस समय बहुत सारे एक कैशियर की भूमिका निभा रहे थे हितेश जी, और जब सर ने नोटिस लगा रहा था कि सुनियोजित तरीके से 15 दिन की कार्यशाला और इतने ने, कई लोग तो ऐसा है क्या करवा सकते हैं ये 15 दिन में, पैसे ले रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं, पैसे लेके बैठ जाएंगे, कोई पढ़ाएगा नहीं। वास्तव में कई लोग ऐसे भी थे जो वहाँ से वापस रिटर्न हुए हैं, मैंने देखा। लेकिन मैं तो एक व्यक्तिगत रूप से इनसे पहले ही परिचित था, और मैं अब हमारे कैशियर के रूप में भूमिका निभाने वाले हितेश जी वकील साहब, उनसे बुलाना चाहूँगा। नाम क्लियर करना, हम तो हितेश बताते हैं, ये कहते हैं हितेश है। मेरे को अभी भी है नहीं, वो मोबाइल में वही टाइप कर रखा ये है ना, मैं यही कर रहा हितेश है, वो ये बोला नहीं हितेश है। कुछ भी कहो वकील साहब। मुझे आपने हितेश जी का, भाई बसंत सिंह ने हितेश जी का, मैंने भी कहा हितेश नाम है। ये है भाई हितेश वाई डबल बोलने में वाई डबल पापा ने रखा। हाँ पापा ही रखते नाम तो। नहीं बहुत सारे में स्कूल के मास्टर भी रखते हैं कि वाकई 1 तारीख ना आयो तो भाई रात को 7 बजे। सर को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। पहले तो एक बार आप सभी सीधे बैठ जाओ प्लीज यार, अभी खाना बन रहा है, बस दो लास्ट है नहीं फिर सर हैं, फिर उसके बाद खाना ही खाना। ये कार्यशाला की याद दिला दी, याद दिलाओ इनको। 12 घंटे तो रीड की थी। तो मैं तो सर के साथ लगभग वर्ष 2010 से परिचित हूँ साथ सर से, और उनके साथ ही रहते थे। अब सर की बढ़ाई तो आपने बहुत बता दी कि भाई सर ऐसे करते थे, ऐसे करते हैं या ऐसे कर रहे हैं सोशल मीडिया